Hello everyone, hope you all are doing well and I hope you all are following the chapter of this lecture thermodynamics and thermochemistry very well, and I hope this is the last lecture of your thermochemistry and you all are happy, you all will be happy to know that. And today आज की class में we will be discussing some of the topics which are very important, and till now we have been discussing about enthalpy calculation. अभी तक ने इंथैल्पी कैलकुलेशन डिस्कशन इंथैल्पी का जो कैलकुलेशन है वो देखा था, दैट इज़ हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है, हीट ऑफ कॉम्बशन की बात की थी हमने, ठीक है। और फिर डिफरेंट प्रोसेस था, क्या था, आपने क्या हेसेस लॉ की बात की थी। तो ये सारी जो बात हमने की थी, अभी तक हम लोग इंथैल्पी की बात करते थे, हमने हीट की बात कर रहे थे। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे और फिर गिब्स फ्री एनर्जी। तो जो चीज़ें हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी है तो वो रिएक्शन में उसका कैसे यूज़ है, रिएक्शन में कैसे चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, इनके बारे में जानें। क्लियर? ओके। आफ्टर दैट वी विल बी लर्निंग समथिंग अबाउट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी की बात जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो इनऑर्गेनिक में आपको लैटिस एनर्जी नाम का कुछ मिला होगा कि लैटिस एनर्जी का ट्रेंड बताइए। सॉल्ट्स होते हैं, उनकी अपनी लैटिस एनर्जी होती है, ठीक है। फिर कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, दैट विल बी आवर सम ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, एंड दैट देयर वी विल इंट्रोड्यूस बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है। सो वन ऑफ द मेथड है लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट। अगेन दिस पार्टिकुलर मेथड इज बेस्ड ऑन हेसेस लॉ। मैं आपको बताऊंगा बड़ी सलीके से, आराम से चीज़ों को पढ़ेंगे, हाँ ओके। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी, इंट्रोपी की। तो हम इंट्रोपी की बात करते हैं। जब भी समझिए ना ऐसा है कि इंट्रोपी की बात करता है तो इंट्रोपी चेंज की बात एक्चुअली करना पसंद करता है वो, इंट्रोपी चेंज की बात करना। इंट्रोपी ऐसा नहीं होता ना, आपको इंट्रोपी चेंज समझ में आना चाहिए। हमने थर्मोडायनेमिक्स में बताते हैं इंट्रोपी चेंज की बात करता है, डेल्टा एस की बात करता है। क्लियर? ओके। सो कोई भी रिएक्शन है, आपको हम इंट्रोपी की बात कर रहे हैं। सो कोई भी रिएक्शन, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन क्या हो सकता है, रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट बना होगा। ओके, सो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर आप एंट्रोपी चेंज की बात करो तो क्या बोलोगे, एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस, डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, एंट्रोपी क्या है, दिस इज सिग्मा, सो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी, फिर से मैं बताना चाहूँगा जो चीज़ मैंने पहले भी बता ही रखी है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी, यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज जूल पर केल्विन मोल, और जूल मोल माइनस। ओके, सो दिस ये क्या है ना कि इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि दिस क्वेश्चन सिंपली आस्क, दिस क्वेश्चन सॉरी दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ट्वाइस, सिंपली व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम पूछा जाता है, इसलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ओके चलिए, तो क्या है कि अगर आपको क्या करना है, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आपको किसी प्रकार से सिग्मा ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स करेंगे तो इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक, सिंपल सा प्रॉब्लम लिखेंगे, प्रॉब्लम से चीज़ों को समझना बड़ा आसान हो जाता है। एक प्रॉब्लम लिखेंगे सारे लोग। अगर सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन की बात करें, अगर आपको स्टैंडर्ड, सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी का मतलब क्या है, डेल्टा एस नॉट दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। करेक्ट? तो इस तरीके से आप आराम से सॉल्व, एक प्रॉब्लम लिखिए, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन, calculate the entropy change for the reaction. SO2 plus half of O2, reaction we have is SO2 gas plus half of O2 gas giving you SO3 gas, SO3. So you have to calculate entropy change for this reaction. Okay, the information, the data given is
I'll give the data. The data given: standard entropy value for SO2, O2 and SO3. Standard entropy values for SO2, O2 and SO3 are 248.5. So S0 for SO2 248.5. Then S0 for O2, this is 205, and this is S0 for SO3. We have, what do we have? 256.2. 256.2. Okay, and all are in joule per Kelvin mole. Joule per Kelvin mole. Joule per Kelvin. So please everyone solve this. सिंपल सा है, इस फॉर्मूला को यूज करना है और आपको आंसर लेकर आना है. So you have to calculate entropy change for this reaction. Use this formula, get answer. I am waiting for 30 seconds. ओके, सो कैसे बनाएंगे? So we need to calculate delta S naught, that is equal to product minus sigma of reactant. Clear? So this product, where is product, where this is product, and thus the entropy value for SO3 given is 256.2. So this is 256.2 minus what do we have? Reactants, 1 mole of SO2. So 1 mole of SO2, 248.5. So this is 248.5 plus half of. क्यों पर मोल की बात करता है तो ये पर मोल की बात कर रहा है. So 205 for 1 mole. But do we have 1 mole? No, half of mole. So we will be writing half into 205. 205, correct? So you need to calculate and get the answer. Okay. So इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक, इस तरीके से आप आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो. ओके, इंट्रोपी की और बातें क्या हमने जानी थी? इंट्रोपी क्या होता है, डेल्टा एस क्या होता है, एन आर एम सी पी लॉन ऑफ T1/T2, करेक्ट, प्लस एन आर लॉन ऑफ P2/P1. करेक्ट, ऐसा समझा था लॉन. ओके, सॉरी, रियली सॉरी, दिस इज T2/T1 एंड P1/P2. ठीक, सो ये एंट्रोपी की वैल्यू जो है, ये एंट्रोपी का जो एक्सप्रेशन है हम कहाँ से सीखे थे? थर्मोडायनेमिक्स से हमने सीखा था. ओके, अब क्या है यहाँ पे अगर बात करते थे, क्योंकि आपको पता है कि जो रिएक्शंस होते हैं, मैंने बार बार रिपीट किया है कि जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, वो कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं. सो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा? ये भैया ये तो गायब हो गया, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा बताइए? एन सी पी लॉन ऑफ T2/T1. क्लियर? ठीक है. सो एट T1 वी हैव डेल्टा एस T1 है, एंड एट T2 वी हैव डेल्टा एस T2. क्लियर? ठीक है. सो हमारे दो टेम्परेचर पे इंट्रोपी क्या हो जा रहा है? एक जगह पे आ रहा है आपका डेल्टा एस T1 और दूसरी जगह पे आपका क्या है? डेल्टा एस T2 है. ठीक है. तो अगर आप क्या करो, इसका और इसका सब्सट्रैक्ट करो, डेल्टा एस T1 माइनस डेल्टा एस T2 करोगे तो क्या होगा? डेल्टा एस T1 माइनस डेल्टा एस T2 करोगे तो क्या होगा? डेल्टा एन सी पी लॉन ऑफ T2/T1. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द फॉर्मूला. ठीक है, ये वन ऑफ द फॉर्मूला है. क्या है ये फॉर्मूला है? देखिए, सिंपल सी बात है, दो तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं हम एंट्रोपी के क्वेश्चंस को. क्या है? अगर आपके पास क्या गिवन हो, अगर आपके पास गिवन हो कि एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट
और एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स गिवन होते हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स नहीं गिवन है, आपके पास टेम्परेचर गिवन होगा और आपके पास क्या है, सीपी वैल्यू गिवन होगा, डेल्टा एन आपको पता रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूला से आप एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट फार्मूला होता है, उसका यूज आपको क्या है, प्रश्नों को पढ़ते हैं और आराम से कर सकते हो। बेसिकली आपका यही जो तरीका है, इससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। एंट्रोपी की तो बात हमने की है, इसके बाद हम गिब्स फ्री एनर्जी की भी बातें करेंगे। ओके, so this is done. Now we are talking about Gibbs free. क्यों? डेल्टा एच की बातें हमने की, ठीक है, डेल्टा एच की बातें हमने की, बहुत ही की, बहुत काफ़ी दिनों तक डेल्टा एच की बातें करते रह गए हैं, ठीक है। अब जो है सो गिब्स फ्री एनर्जी की बात हम करते हैं। किसकी? गिब्स फ्री एनर्जी की बातें हम करने जा रहे हैं। सो हमारे पास एक इक्वेशन हुआ करता था। कौन सा इक्वेशन? हमारे पास एक इक्वेशन हुआ करता था, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या? गिब्स हेल्महोल्ट्ज, ठीक है। इस इक्वेशन से क्या पता चला? डेल्टा जी किसका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। ये जो इक्वेशन आपको पता ही है, ये रिएक्शन हमारे पास एक है हाथ में, ठीक है। तो जैसे एंट्रोपी को दो तरीके से पता कर सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी को भी आप दो तरीके से पता कर सकते हैं। पहला सिंपल, रिएक्टेंट से क्या जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा। अभी हम पूरी किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपको डेल्टा जी पता करना है, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, प्रोडक्ट माइनस सिग्मा ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये यानी कि अगर आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, तो आप आराम से लाइए और पता कीजिए। क्लियर? अगर आपके पास ये नहीं पता है तो आपको क्या पता होगा, आपको एंट्रोपी पता करना होगा। एंट्रोपी से आपको क्या करना होगा, एंट्रोपी पता कीजिए और एंट्रोपी से आप क्या कर सकते हो, एंट्रोपी पता करोगे, एंथैल्पी पता करोगे और फिर उस तरीके से आप डेल्टा जी पता कर सकते हो, ठीक। एक बार सिमिलरली आप जैसे डेल्टा जी की बात की है, तो डेल्टा जी की जगह पर ये क्या स्टैंडर्ड, अगर बात करें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड, ठीक। तो दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, जो आपको ये सिंपल सी बात, ये तो क्या सिंपल, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप करना चाह रहे हैं, ओके। तो ये जो चीज़ें हैं इनको क्या है, ये बड़ी आसानी से समझ सकते हो। उसको जिसे नहीं कि आपको बहुत ही, इनको खास कर ये दोनों है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इनको याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। क्या है, आपको पता है डेल्टा जी आपको प्रोडक्ट का गिवन है, डेल्टा जी आपका मान लीजिए गिब्स फ्री एनर्जी आपका प्रोडक्ट का गिवन है, गिब्स फ्री एनर्जी आपका रिएक्टेंट का गिवन है, डेल्टा जी निकालो। स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है तो स्टैंडर्ड डेल्टा जी निकालो। अगर आपके पास डेल्टा जी और डेल्टा एस आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप किसी टेम्परेचर पे डेल्टा जी निकाल सकते हो। मैं उसका ये वाला प्रश्न आपको करवाऊंगा अभी, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे करना चाहिए। फिलहाल डेल्टा जी की बात कर ही रहे हैं तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में याद होगा एक फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303, याद है, लॉग ऑफ के सी RT log KC, हाँ, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है इसके बीच का रिलेशन। सो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग देखेंगे अब क्या, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन, ठीक है। क्या होता है, सेम थर्मोडायनेमिक्स में जो चीजें पढ़ी उसको याद करेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट
माइनस सॉरी डेल्टा जी नॉट प्लस क्या होता है nRT, क्या होगा बताइए ln के QC। क्लियर? ये है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस nRT ln ऑफ QC। क्लियर? इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस nRT ln Q। ये किसी भी पार्टिकुलर समय पे बात करना चाह रहा है। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर समय पे बात करना चाह रहा है। ओके, सो अब क्या है, अब बात करते हैं किसकी? इक्विलिब्रियम की एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम की। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? डेल्टा जी नॉट होता है वो जीरो होता है। डेल्टा जी नॉट क्या होता है? जीरो होता है। जी नहीं, डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट नहीं जीरो होता है। बहुत सारे लोग डेल्टा जी नॉट को जीरो कर देते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जीरो होता है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी आपका जीरो नहीं होता। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सो डेल्टा जी क्या होता है? वो जीरो होता है, यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जीरो होता है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जीरो नहीं होता। ओके, क्लियर? तो अब बातें करते हैं किसकी? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? एंड क्या होता है? QC, दिस इज क्या था? रिएक्शन कांस्टेंट था, आपको याद होगा। दिस QC इक्वल टू KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो चलिए रिएक्शन को लिखते हैं फिर से, सॉरी इस आपके इक्वेशन को फिर से लिखें। सो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln KC। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस RT ln ऑफ KC, और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? माइनस ऑफ 2.303 RT log ऑफ KC। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको हेल्प करता है। अगर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है तो उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज बताने के लिए ये इक्वेशन यूज होता है। कभी कभी ये सिंपली पूछ लिया जाता है, आपके प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, ये सिंपली एक्सप्रेशन पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, एक्सप्रेशन को सिंपली पूछ लिया जाता है, जिसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जो है दैट इज माइनस 2.303 RT KC। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि KC हो, KC KP बात बराबर ही है। अगर आपको KP के रूप में लिखना है तो भी कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज 2.303 RT log KP। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी लिखने में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, दोनों तरीके से आप आराम से लिख सकते हो। चलिए जल्दी से छापिए। ओके, एक प्रश्न लिखिए, व्हाट इज डेल्टा जी नॉट एट 100, व्हाट इज डेल्टा जी नॉट गिव्स स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। So reaction we have calcium carbonate solid plus, sorry, this is giving you calcium oxide solid plus O2 gas, sorry CO2, no, CO2 gas, and this is in equilibrium. Okay, so this is the reaction. What is the delta Z naught at 1000 degree centigrade for the following reaction? ऑल्सो, ठीक है, डेल्टा जी नॉट आपको पता पूछा गया है। ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KP, एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, वैल्यू ऑफ KP फॉर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो आपके पास क्या है, आपको KP निकालना है। KP निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? सिंपल है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस क्या है RT ln KP। तो अगर ये पता चल गया, आपको T पता है, दैट इज T इज इक्वल टू क्या है 1000 डिग्री C।
तो अगर किसी तरीके से डेल्टा जी नॉट पता चल गया तो आपको क्या है के भी पता चल जाएगा। तो हमारा मुख्य काम है किसी तरीके से कि आपको डेल्टा जी नॉट पता करना। इंफॉर्मेशन गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, ठीक है। डेल्टा HF नॉट एंड डेल्टा S नॉट वैल्यूज गिवन, ठीक है। इनका डेल्टा HF नॉट और डेल्टा S नॉट का वैल्यूज गिवन क्या है। -120 this is -1206.9, -1206.9, then this is -655.1, -655.1, and this is -393, ठीक है। then 92.9, then this is 38.2, and this is 213.9, okay, and this is in kilojoule per mole enthalpy है भैया, and this is joule per Kelvin per mole, सो दोनों का यूनिट है। तो आपका काम क्या है, डेल्टा जी निकालना, सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा जी नॉट निकालना है। तो व्हाट डू वी हैव एनीथिंग टू रिलेट दिस डेल्टा एच एंड डेल्टा एस? यस वी हैव। व्हाट इज दैट? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। सो क्या हमें ये पता है, हमें पता करना पड़ेगा। ये पता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ये पता करना पड़ेगा कैसे, क्या पता है आपको, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा ऑफ रिएक्टेंट। सिमिलरली डेल्टा एस नॉट क्या होता है, सिंपल अगर नॉट लगा दीजिए तो वही चीज है जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। सी एस नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा ऑफ एस नॉट ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां से आपको values are given, correct? This is reactant, this is product, this is reactant, और उसके corresponding values given हैं। values put कीजिए, what you will get delta H, यानी कि ये value, you will get delta S naught, यानी कि ये value, you know that T 1000 degree centigrade, make it to Kelvin, put it here, you get delta D naught, get delta Z naught, and use those which is equation that this is the equation you have to use, और इस इक्वेशन को यूज करने के बाद यू कैन फाइंड दैट Kp यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको पता चले, ठीक। तो इस प्रकार के बेसिक टुच्चे से प्रॉब्लम आते हैं जो बस थोड़ा सा दिमाग आपको क्या है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी होगी, इस इन्फॉर्मेशन को यूज कैसे करना है ये आपको समझ में आना चाहिए, ओके। क्योंकि आपने रेजोनेंस एनर्जी पढ़ रखा है, आपने क्या क्या नहीं पढ़ा है, तो चीज़ों को तो पढ़ रखा है, पर आपको क्या है इसको यूज करने आना चाहिए, ठीक है। पर यही है कि जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनाओगे उतना ज़्यादा ये चीज़ें आसान होती चली जाएगी। तो प्रॉब्लम्स आपको बहुत से बहुत ज़्यादा सॉल्व करते रहना है, ठीक। इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं लैटिस एनर्जी की। किसकी? लैटिस एनर्जी की बात हम करेंगे। इसको तो पहले नोट कर लीजिए यहाँ पे। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए मैं रुक गया, अब लैटिस एनर्जी की बात करने जा रहे हैं। लैटिस एनर्जी, सो लैटिस एनर्जी से पहले आप ये बताओ मुझे कि व्हाट एग्जैक्टली लैटिस इज, लैटिस है क्या, ठीक है। लैटिस के बारे में आपने पढ़ रखा है भैया, इनऑर्गेनिक के महान ज्ञाता हो आप लोग, तो लैटिस के बारे में तो जानते ही होंगे। तो लैटिस क्या है? आयंस जो आपके आयनिक फॉर्म में, जो आपके एटम्स है वो आयनिक फॉर्म में हो जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ आयंस, क्या लैटिस सॉलिड होता है और उसमें क्या होते हैं, जो आयंस से अरेंज किए जाते हैं, एकदम उसके पैटर्न में अरेंज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लैटिस, ठीक है। वो काफ़ी उसका कॉम्पैक्ट उसका अरेंजमेंट होता है, इसीलिए बोलते हैं कि लैटिस काफ़ी स्टेबल होता है,
ठीक है। तो बनता किससे? आयन से बनता है। उसका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उसको आप क्या बोलते हो? लैटिस बोलते हो। ठीक है। तो क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है आपके आयंस का, उसको लैटिस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि NaCl है, तो NaCl है, NaCl सॉलिड, ये एक लैटिस है। ये बना किससे किससे है? ये बना है सोडियम आयन से, और ये किससे बना है? क्लोराइड आयन से। ठीक है। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से ये मिलके बना है। और इसका जो अरेंजमेंट है, सब जैसे सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में जाओगे तो आपको समझ में आएगा, आप इसके अरेंजमेंट को भी देखोगे कि कौन सा अरेंजमेंट होता है, हैं? ठीक। सो आई थिंक फेस सेंटर्ड होता है, करेक्ट? फेस सेंटर्ड होता है। अगर आप 13 वाले हो तो आपको याद होगा कि ये फेस सेंटर्ड होता है। और कॉम्पैक्ट क्या है? क्लोराइड आपका सोडियम आयन का जो स्ट्रक्चर होता है और क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है, दोनों एक दूसरे में मर्ज होते हैं। ये सारी चीज़ें आप सीख लो, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। जब भी छोटे लोग हो आप आराम से सीख लोगे, हैं? टेंशन नहीं करो। तो जो लैटिस है, लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है? लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, जब ये बंदे एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो स्टेबल फॉर्म करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। क्लोराइड आयन घूम रहा था, सोडियम आयन घूम रहा था, जब एक दूसरे के नज़दीक आए, अट्रैक्शन पावर है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों नज़दीक आए तो क्या है कि जब नज़दीक आए तो स्टेबल हो गए, और स्टेबल हो गए तो इन्होंने एनर्जी, आपको पता है जो चीज़ स्टेबल होती है एनर्जी रिलीज करती है और लोअर एनर्जी लेवल पे चली जाती है। जो स्टेबल है उसका एनर्जी लेवल नीचे होता है, जो अनस्टेबल है उसकी एनर्जी हाई होती है। तो एनर्जी रिलीज किया यानी कि एनर्जी कम हो गई, और एनर्जी कम हो गई का मतलब क्या है कि वो लोअर एनर्जी लेवल पे आ गया। तो क्या आपको समझ में आया कि एनर्जी चेंज हो गई? जैसे एनर्जी चेंज हो गई, हम थर्मोडायनामिक्स में उसको पढ़ना शुरू कर लेते हैं। तो लैटिस एनर्जी में क्या है कि जब आयंस से वो लैटिस बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज लैटिस एनर्जी, या वाइस वर्सा। जितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी इस लैटिस को तोड़ के इस आयन में बदलने के लिए, दैट इज ऑल्सो लैटिस एनर्जी। दोनों तरीके से आप बोल सकते हो, हैं? तो इसको आप लिखो, it amount of energy released when 1 mole of lattice is formed. Amount of energy released when 1 mole of lattice is formed from its constituent ions in their gaseous state. Underline gaseous state. In their gaseous state. इन देयर गैसेस स्टेट। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए? सोडियम आयन होने चाहिए, पर किस में होने चाहिए? अपने गैसेस स्टेट में होने चाहिए। प्लस क्लोराइड आयन किस में होने चाहिए? अपने गैसेस स्टेट में होने चाहिए। तब जब ये दोनों मिलेंगे और मिलके बनाएंगे NaCl सॉलिड, जो एनर्जी निकलेगी डेल्टा H, उसको बोलोगे आप लैटिस एनर्जी। क्या है? डेल्टा H लैटिस। और आगे लिखेंगे amount of energy required to break 1 mole of ionic lattice into its constituent gaseous ions is called lattice energy। यानी कि NaCl सॉलिड है, NaCl सॉलिड से आप इसको ब्रेक करके सोडियम आयन, बट it has to be in gaseous state and chloride ion in gaseous state, तो आप बोलोगे कि डेल्टा H is equal to this is delta is lattice, जो एनर्जी निकली this is lattice energy। ओके, सो दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जैक्टली ये गैसेस स्टेट में होनी चाहिए। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है हाँ, यहाँ पे आप मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे लोग होते हैं कि NaCl है, एक्वस मीडियम में डाल दिया तो क्या है? सोडियम एक्वस प्लस क्लोराइड एक्वस। दिस इज अ जनरल थिंग यू विल गेट। गैसेस में कहाँ से हो पाएगा? बोलोगे सर आप उसको पानी में रखते हैं, सॉल्ट को पानी में मान लीजिए रख दिए तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन घूमता रहेगा, और यू कैन सी दैट कि सोडियम एक्वस एंड क्लोराइड एक्वस। नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। The ions has to be in gaseous state। या gaseous state थे वो लैटिस फॉर्म होना चाहिए, या वो लैटिस से gaseous state में जाना चाहिए, तभी आप जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को लैटिस एनर्जी बोलोगे।
ठीक है, तो इसकी बातें को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा सा छापेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी की बात हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप देखिए, फिर जो है हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। क्या? कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। तो मैंने बताया भी था कि कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी का तो एक मुख्य तरीका है, वो है यूजिंग बॉर्न-हैबर साइकिल। क्या? बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल। ओके, सो क्या है इसको पहले समझते हैं। सिंपल, जो हेसेस लॉ था ना अपना, हेसेस लॉ ऑफ समेशन, याद होगा? हेसेस लॉ सेम तरीका है इसी का। इसके बेसिस पे इस पार्टिकुलर बॉर्न-हैबर साइकिल को आप यूज कर सकते हो। जैसे NaCl की बात करते हैं, तो जब NaCl है वो किससे, अब ऐसे क्या बोलते हो कि NaCl कैसे बनेगा? NaCl कैसे बनेगा? NaCl क्या बनेगा? NaCl Na सॉलिड है, Na सॉलिड है और क्या है, हाफ ऑफ Cl2 गैस है, तो आपको NaCl सॉलिड बनता है। वेरी नॉर्मल, ये दिस इज द बेसिक थिंग, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस मेन प्रोसेस है ये एक्चुअली, करेक्ट। इसमें आपका सोडियम कहाँ, सोडियम आयन में थोड़ी रहता है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में रहता है। क्लोरीन कैसे, गैसेस फॉर्म में रहता है। तो अब सोडियम को उठाए सॉलिड के फॉर्म में, क्लोरीन को उठाए गैसेस के फॉर्म में, दोनों का रिएक्शन करवाएं और ये NaCl बन गया, ठीक है। बट आप रिएक्शन के अंदर जाओगे तो क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में तो रिएक्शन कर ही नहीं रहा है, सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन कर ही नहीं रहा है। तो क्या है, आपको स्टेप्स देखने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या है, क्या होगा बताइए? सोडियम जो है, सोडियम क्या होगा, सोडियम सॉलिड फॉर्म से क्या होगा, सबसे पहले तो सोडियम गैसियस स्टेट में पहुंचेगा, ठीक है। सोडियम सॉलिड फॉर्म से पहले गैसियस फॉर्म में पहुंचेगा। तो क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, और ये इंथैल्पी चेंज क्या बोल सकते हो, डेल्टा एच सब्लिमेशन। क्लियर? ये एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, करेक्ट। ओके, सो उसके बाद क्या है बताइए? दूसरा Na आपका गैस से, ये जो गैस है इससे क्या करना है आपको, Na क्या बनाना है, आयन बनाना है। ये क्या कर रहे हैं आप, आयोनाइजेशन कर रहे हैं, क्या आयोनाइजेशन कर रहे हैं। 2 स्टेप, यानी कि आपका सोडियम आयन गैसेस फॉर्म में तैयार है। क्लियर? ठीक। अब तीसरा क्या होगा, स्टेप नंबर 3 क्या होगा, आपका हाफ ऑफ क्लोरीन ऑलरेडी गैसेस फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या होगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स को एटम के रूप में पहले आना पड़ेगा। तो क्या है, डेल्टा एच एटोमाइजेशन, याद होगा आपको। तो क्या है क्लोरीन बन गया, वो क्लोरीन एटम बन गया गैसेस फॉर्म में, ठीक है। अगेन पॉजिटिव। क्या है उसके बाद, फोर्थ क्या है बताइए, क्लोरीन गैस एटम से क्या करना है, क्लोराइड आयन बनाना है। तो क्लोराइड आयन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन देना, एक इलेक्ट्रॉन देना, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। और अंत में जो आपका क्या होता है बताइए, अंत में प्रोसेस होता है, अगर लेट मी राइट गैस, ठीक है। अंत में प्रोसेस क्या होता है, ये और ये, यानी कि Na पॉजिटिव गैस प्लस क्लोराइड नेगेटिव गैस ये बनाता है, और क्या होता है, NaCl गैस बनाता है, और ये जो डेल्टा H आपका लैटिस है ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमने हर स्टेप को देखा, आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। आप रिएक्टेंट को जो नॉर्मल है, आप बोलोगे सर ये कैसे लिख लिया, तो मैंने NaCl को देखा, Na किससे बना है, NaCl किससे बना है, Na से और Cl से बना है। Na अपने कौन से रूप में रहता है, सॉलिड फॉर्म में। क्लोरीन अपने कौन से रूप में रहता है, गैसेस फॉर्म में। तो मैंने लिख दिया रिएक्शन, क्लियर, इस तरीके से लिखें। तो अब आपको सोडियम को उठाना है और कैसे पहुंचना है वो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं फिर से बताऊं, सॉलिड है पर रिएक्शन ऐसे नहीं करता ना, रिएक्शन तो ऐसे करता है। तो क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। सॉलिड से गैस में जाएगा, गैस से आयोनाइज हो जाएगा। सिमिलरली ये ऑलरेडी गैस है,
गैस नहीं रहता था, वो गैस में बदलना पड़ा, ऑलरेडी गैस में है। पर क्या ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल से एटम में बदलिए, तो मॉलिक्यूल से एटम में बदलने पे एनर्जी आपको क्या है, यहाँ पे एनर्जी गई। फिर क्या है, क्लोरीन एटम बदला, फिर क्या है, क्लोरीन आपका जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोराइड आयन बनेगा। जब आयन बन गए हैं तो आप मजे से आपका क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो आप देख लीजिए क्या है, सबका समेशन करेंगे तो क्या होगा, क्या है इसका, दिस इज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, क्या होगा बताइए, सिंपल सी बात है, ये या इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो सारे 1 2 3 4 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताएंगे, अगर आपको डेल्टा यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। ओके, सो क्या होगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस IE प्लस डेल्टा एच एटोमाइजेशन, ठीक है, देन माइनस EA इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, करेक्ट, देन क्या होगा बताइए, माइनस आपका डेल्टा एच लैटिस, तो इस तरीके से आप क्या है आराम से लिख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत है, I think this is not atomization, really sorry na, this is dissociation, you are dissociating it na, dissociation, really sorry, this is dissociation na? Okay, and also ये हाफ होगा ना, हाफ होगा क्योंकि पर मोल गिवन होता है, जो एनर्जी गिवन होती है पर मोल गिवन होता है, तो जो है एग्जैक्टली हमको वैसे ही फॉलो करना है। दिस डेल्टा एज डिसोसिएशन क्या होता है, किलोजूल पर मोल, नॉट 1/2, एक मोल के लिए, एक Cl2 मोल के लिए गिवन है, पर 1/2 ऑफ क्लोरीन है तो आपको मल्टीप्लाई हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप उसकी वैल्यूज डालिए, ये वैल्यूज गिवन होगी आपको, ये वैल्यूज गिवन होगी, ये गिवन होगी, तो आपको ये पता करना होगा, मतलब क्या है कि वैल्यूज आपको गिवन होगी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, शांति के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है, थोड़ा सा समझिए। जो आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं बड़े ही आसान होते हैं, आपको पढ़ना स्लो होता है, बनाना फास्ट होता है। क्वेश्चन को पढ़िए बहुत ही आसान से, बहुत ही स्लो पढ़िए, जितना स्लो पढ़ सकते हैं, बड़े धैर्य के साथ पढ़िए, प्रॉब्लम्स को धैर्य के साथ पढ़िए, पर बनाइए तेजी से, ठीक है। तो जब आप धैर्य के साथ प्रॉब्लम को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने बना दिया, आपको दूसरा प्रॉब्लम आप कीजिए। आपको क्या करना है, प्रॉब्लम मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, set up a Born-Haber cycle to find lattice energy of AlCl3 before AlCl3। Born-Haber cycle, आपको क्या है, Born-Haber cycle बनाना है for AlCl3 solid। तो लैटिस एनर्जी फॉर AlCl3 पता करना है, तो आपको Born-Haber cycle बनाइए। कैसे बनेंगे, ठीक, तो AlCl3 है, यानी कि एल्यूमिनियम से और क्लोरीन से मिलके बना है। तो सबसे बेसिक रिएक्शन क्या होता है, एल्यूमिनियम अपने गैसीय स्टेट में रहता है, कौन से स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है, प्लस क्लोरीन कौन से स्टेट में रहता है, अपने गैसीय स्टेट में, Cl2 यानी कि गैसीय स्टेट में रहता है। ये क्या है, ये मिलके क्या बना देगा, AlCl3 सॉलिड बना देगा। कितने क्लोरीन, 3 क्लोरीन, तो 3/2, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, अब देखिए क्या क्या करने जा रहे हैं। बॉर्न-हैबर साइकिल कैसे बनता है, एल्यूमिनियम सॉलिड के रूप में तो रिएक्शन नहीं करेगा, तो सबसे पहले क्या उसको गैसेस फॉर्म में जाना पड़ेगा, तो एल्यूमिनियम कहाँ जाएगा, एल्यूमिनियम अपने गैसियस फॉर्म में जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन, ठीक है। अपने गैसियस फॉर्म से जाने के बाद ये कहाँ जाएगा बताइए, आयनिक फॉर्म में जाएगा। तो क्या है, एल्यूमिनियम क्या है, किस में जाएगा, Al, सिंपली नहीं +3 चला जाएगा,
यहाँ पर +3 चार्ज है, पता तो है ना सबको। तो पहले Al+1 बनेगा, यानी कि IE1, ठीक है, IE1। तो Al+3 गैसेस, देन Al+2 गैसेस, एंड देन क्या होगा बताइए, Al+3 गैसेस। कौन सा? दिस इज IE1, दिस इज IE2 एंड दिस इज IE3, ऑल आर पॉजिटिव। क्लियर? ओके, ठीक है। सो हमारा क्या है, Al+3 रेडी है रिएक्शन के लिए। तो हमारा जो आपका कैटायन है रेडी है। अब आप एनायन की बात करते हैं। तो एनायन की बात करते हैं। क्लोरीन क्या है, ऑलरेडी गैसेस फॉर्म में है, तो क्लोरीन को आपको क्या करना पड़ेगा, डिसोसिएट करके क्लोरीन एटम बनाना पड़ेगा। तो क्या है, आपको 3 क्लोरीन एटम बनाना पड़ेगा, यानी कि डेल्टा आपका डिसोसिएशन, ठीक है। कितना, 1 मोल का होता है 3/2 डिसोसिएशन। तो आपका 3 क्लोरीन तैयार है, किसमें, गैसियस फॉर्म। पर आपको क्लोरीन गैस नहीं चाहिए, एटम नहीं चाहिए, आपको आयन चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस गैसियस एटम को आयन में बदलना पड़ेगा। तो कैसे, इलेक्ट्रॉन गेन से, करेक्ट। तो आपको सारा का सारा, हर क्लोरीन 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मल्टीप्लाई विथ 3, क्योंकि 3 क्लोरीन। क्लियर है? तो आपका 3 क्लोरीन गैसियस फॉर्म में रेडी है। अब आपके पास क्या है बताइए, 3 क्लोरीन गैसियस फॉर्म में रेडी हैं और 1 एल्यूमिनियम +3 गैसियस फॉर्म में रेडी हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, इनको और इनको जोड़ दीजिए, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों जाके बना देंगे आपका Al+3, और इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा H लैटिस। साइन देख लेंगे, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो डेल्टा HR क्या होगा बताइए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस। फाइन, करेक्ट, सिंपल लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम भी एक और आप कीजिए। ड्रॉ द Born-Haber cycle for Fe2O3. Draw the Born-Haber cycle for Fe2O3 solid, Fe2O3 solid। सिंपल, जब आप Born-Haber साइकिल अगर ड्रॉ कर पा रहे हो तो आप वहां पर कैलकुलेशन भी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन क्या है, हीट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H SB, ठीक है, सब्लिमेशन प्लस IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 प्लस 3/2 इंटू डेल्टा H डिसोसिएशन माइनस 3 इंटू EA माइनस डेल्टा H लैटिस, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, चलिए, आपको मैंने क्या बोला है, Fe2O3 का Born-Haber साइकिल बनाना है। Fe2O3 सॉलिड। तो Fe2O3 सॉलिड है, किससे मिलके बना है, 2 आयरन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिविंग यू Fe2O3 सॉलिड। कितने, 3 ऑक्सीजन होने चाहिए, सो 3/2, करेक्ट, 3/2। और चार्ज क्या है आयरन पे, +3, ऑक्सीजन पे -2, ये तो आपको पता है। सो ड्रॉ कीजिए, मैं आपके लिए 15 सेकंड वेट करता हूँ, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ड्रॉ करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सो खुद से ड्रॉ करेंगे तो आपको ही प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में आगे की तरफ बढ़ना है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, Fe सॉलिड से क्या होगा, बनेगा वो किसमें, डेल्टा H सब्लिमेशन। तो Fe किसमें बनेगा, Fe गैसेस स्टेट में चला जाएगा। कितने हैं, 2 हैं, इसलिए मल्टीप्लाई विथ 2। क्लियर? ओके, फिर क्या है, F2Fe आ गया,
फिर किस में जाएगा बताइए, ये आपका Fe किस में जाएगा, गैसियस से Fe+1 में जाएगा। सो क्या होगा, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है एंड मल्टीप्लाई विथ 2, क्योंकि दो आयरन है हमेशा। फिर एक Fe से, एक Fe+1 से Fe+2 बनेगा, gases, please understand this, IE2 and multiply with 2, क्यों, क्योंकि दो आयरन है, and from here it will become Fe+3 gaseous, 2 है, so IE3 into 2। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड मैं कैसे कैसे लिख रहा हूं उसको देखते रहिए। ठीक है, अब ये बंदा आपका जो कैटायन है वो रेडी है, गुड, बहुत अच्छी बात है। अब ऑक्सीजन की बात करें। ऑक्सीजन फिर से क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, डेल्टा H डिसोसिएशन, तो क्या होगा 3/2, तो आपके पास कितने हैं, 3 ऑक्सीजन हैं, किसने, गैसेस फॉर्म। अब क्या होगा, ऑक्सीजन किसमें है, एक ऑक्सीजन से आपका EA क्या होगा, नेगेटिव होगा, EA1 नेगेटिव होगा, सो क्या होगा मल्टीप्लाई विथ 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, सो ये O- गैसेस फॉर्म में। अब क्या है, यहाँ पे आप लोग बहुत सारे लोग गलती कर रखे होंगे, दूसरा जो EA होगा EA2 वो पॉजिटिव होगा। हमेशा समझिए EA1 होता है वो नेगेटिव होता है, बट EA2 EA3 क्या है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो EA2 होगा, जो दूसरा EA2 होगा वो पॉजिटिव होगा, दूसरा EA2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और आपने बना दिया है O-2, कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा। अब ये दोनों तैयार हैं रिएक्शन के लिए, ये दोनों रिएक्शन करके बनाएंगे क्या आपको, सॉरी दिस इज सॉलिड ना, रियली सॉरी, दिस इज सॉलिड, सो दिस इज डेल्टा H लैटिस एंड दिस इज आल्सो नेगेटिव। सो मैं आपके लिए इसको लिख देता हूं तो आपको समझ में आए कि क्या क्या हुआ है। डेल्टा H reaction, enthalpy of reaction, 2 into 2 delta H sublimation plus 2IE1, 2 into IE1 plus IE2 plus IE3। क्लियर, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। फिर यहां से प्लस 3/2 इंटू डेल्टा H डिसोसिएशन, क्लियर, देन -3 इंटू EA1, ठीक है, देन +3 EA2 माइनस क्या है, डेल्टा H लैटिस। ठीक, तो क्या है, आपको कभी कभी ये सारा इंफॉर्मेशन गिवन होता है टू कैलकुलेट डेल्टा H लैटिस, यानी एनर्जी ऑफ लैटिस आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन गिवन दी होती है। ठीक है, तो आपका काम क्या है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को देखिए एग्जैक्टली क्या है और पूछा क्या गया है, और उसके आधार पे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया है लेक्चर को। चीजें क्या है, चीजें एक बार में समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, ये आपको मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि आपको सारी चीजें एक बार में समझ नहीं आएगी, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बार में चीजें समझ नहीं आती है। ठीक है, सो आपको क्या है, रिपीट करना है, जितना ज्यादा रिपीट करोगे, रिपीट करने पे आपको क्या होगा, चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। ठीक है, ये तो आप समझ लीजिए थर्मोडायनेमिक्स का आप 5% भी नहीं पढ़ पा रहे हो, जितना आप लोगों ने अभी तक हमने पढ़ा है वो 5% भी नहीं है जो असली थर्मोडायनेमिक्स इस दुनिया में है। ठीक है, तो सोचिए कि असली थर्मोडायनेमिक्स कैसा होगा और कितना कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते रहिए और मेहनत करते रहिए। अपने तरफ से अगर आप मेहनत करोगे तो आप कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप पा नहीं सकते। दिस इज नथिंग, ये थर्मोडायनेमिक्स कुछ भी नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप समझिए, आप थोड़ा सा पढ़िए और मेहनत करते रहिए, लगे रहिए हमेशा। आप जब तक लगे रहोगे तब तक आप रेस में हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब तक आप दौड़ रहे हो
तभी आप रेस जीत सकते हो। अगर आप खड़े हो तो रेस तो क्या है, आप तो रेस में हो ही नहीं। ठीक है, तो आपको हमेशा लगे रहना है, चीज़ों के पीछे दौड़ते रहना है, इन सबको देखते रहना है, पढ़ते रहना है, लगे रहना है। अगर जब तक लगे हो तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगर रुक गए तो चीज़ें वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, तो आप जो है सो इसको अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा है करते रहो और हमेशा अपने प्रॉब्लम्स डाउट्स पूछो। ठीक है, तो इन्हीं विशेष के साथ आज इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं और अभी मैं आपसे सभी से विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं अगले आपके नए लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।